अब आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा की बात। अब भाषा की बात में देखते हैं भाई क्या प्रश्न दे रखा है। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना हुआ कठ गुलाब, कठ फोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आप भाषा की बात में दोस्तों, आप देखो मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ना आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी की व्याकरण भी जो है कि सिखा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। आपको अभी ऐसे नहीं बता रहे कि क्या कहते हैं कि ये जो है कौन सा व्याकरण है, संधि है, समास है व्याकरण में से। वो आपको बस ये चीज़ बता रहे हैं कि कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे काठ से कठगुलाब, कठफोड़वा। ठीक है, ये चीज़ तो ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम अब यहाँ पे इसी के हम जो है कि ना कुछ और भी हम जो है कि वो बनाएंगे एग्जाम्पल। जैसे कि हाथ और करगा से हथकरघा बन गया। सोन और परी से सोन परी बन गया। हाथ और कड़ी से हथकड़ी बन गया। मिट्टी और कोड़ से मटकोण मटमैला बन गया। हाथ और गोला से हथगोला बन गया। सोनू और जूही से सोन जूही बन गया। अब देखो यहाँ से मैंने अपनी तरफ से भी आपके लिए जो है कि कुछ अदर एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हैं, उन्हें भी एक बारी देखते हैं। देव और आलय, देवालय। देव मतलब क्या होता है? देव का मतलब होता है देवता, और आलय का मतलब होता है उनके रहने का स्थान। उसके बाद राज और पुरुष, राजपुरुष। हिम और आलय, हिमालय बन गया। देव और दूत, देवदूत बन गया जोड़ने पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी तरीके से हम जो है ना अगला प्रश्न देखते हैं। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली में बोली से धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। मतलब कि आप कभी भी देखना कि कविता में आप पढ़ोगे ना कभी भी, जैसे कि मैंने आपको कविता पढ़ाई थी ऊपर कठपुतली की, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर अलग अलग शब्द आ गए थे। जैसे कि आगे पीछे को उन्होंने लिख दिया पीछे आगे। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग शब्द बनाए हैं। तो ये हमेशा बताऊं बच्चों, सामान्य हिंदी में जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो ऐसा चीज़ नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन कविता के अंदर ऐसी चीज़ें की जाती हैं ताकि जो है कि इससे कविता में तालमेल बनाया जा सके ध्वनि का। ठीक है, तो इसी से हम जो है ना कुछ रिलेटेड हमें कह रहा है कि आप भी जो है कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। इसी से हम भी जो है कि बना देंगे। जैसे दुबले पतले से क्या बना दिया हमने, उल्टा कर दिया, पतला दुबला। नीचे ऊपर से हमने क्या, ऊपर नीचे से क्या बना दिया, नीचे ऊपर। गोरा काले से क्या बना दिया, काला गोरा। दाएं बाएं से क्या बना दिया, बाएं दाएं। उधर इधर उधर से क्या बना दिया, उधर इधर। लाल पीले से क्या बना दिया, पीला लाल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं भाई क्या है। कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? तो बताओ, मैंने आपको जो है कि वीडियो में बताया हुआ है कविता का जो है कि उसका रचनाकार कौन है। ये है सेकंड भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब कठपुतली को किस बात का दुख था? हरदम हंसने का, या दूसरों के इशारों पर नाचने का, या हरदम खेलने का, या हरदम धागा खींचने का? आप खुद ही दिमाग लगाओ और सोचो क्या आंसर हो सकता है। क्या कठपुतली को इस बात से दुख था कि वो हरदम हंसती रहती थी? नहीं, ये तो गलत बात है।
क्या कठपुतली को दूसरे के इशारे पर नाचने का शौक था? हम्म इसका मतलब दुख था उसे। ठीक है भाई, आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। या उसे इस बात का दुख था कि हरदम खेलने का, उसे जो है कि हरदम खेलने का वो करते थे। या फिर इस बात का दुख था कि हरदम उसका धागा खींचा जाता था। आप खुद ही बताओ सोच के। तो इसका आंसर ये होगा, दूसरों के इशारे पर नाचने का उसे दुख था। उसे भाई दूसरे के इशारे वो लोग उसे अपने इशारे पर नचाते हैं, इसलिए तो उसे दुख था। अब हम देखते हैं अगला कि कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी। ऑप्शन देखते हैं, मस्ती करने की, खेलने की, आज़ाद होने की, नाचने की। आप बताओ। मैंने आपको कविता भी पढ़ के सुनाई और जो है कि उसकी समीक्षा भी की है, उसको सरल वाक्य में आपको समझाया भी है। तो बताओ कमेंट में, बताओ जल्दी। तो इसका आंसर है आज़ाद होने की। कठपुतली में इच्छा आज़ाद होने की जागी थी। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या क्या, बताओ क्या कहा। स्वतंत्र होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए, या उपयुक्त सभी। बताओ। यहाँ पे जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से यह कहा कि हमें स्वतंत्र होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, बंधन से मुक्त होना है। ठीक है, तो यहाँ सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब कठपुतली को किन से परेशानी थी? कठपुतली को अपने गुस्से से परेशानी थी, अपने पाँव से परेशानी थी, अपने धागों से परेशानी थी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कठपुतली को सभी से परेशानी थी, गुस्से से नहीं, सॉरी, इसमें जो है ना कठपुतली को धागों से परेशानी थी। गुस्से से कैसे भाई? गुस्सा तो वो कठपुतली वाले के ऊपर हो रही थी ना, और पाँव से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो धागों से कठपुतली को परेशानी होती थी, क्योंकि धागों के ज़रिए उनको नचाया जाता था अपने इशारों पर। अब देखते हैं कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की कैसे। हर्षपूर्वक, हर्षपूर्वक का मतलब होता है कि जो है कि हंसकर, खुशी से। ठीक है। दूसरा विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक है मतलब कि बड़ा ही स्वीट साउंड निकाल करके अपनी इच्छा उसने प्रकट की। नहीं, ऐसा तो नहीं किया, ना हंस करके किया। क्रोधपूर्वक, क्रोधपूर्वक उसने अपनी इच्छा प्रकट की, या व्यथापूर्वक की। तो यहाँ पर कठपुतली ने क्रोधपूर्वक अपने इच्छा का प्रकट किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? बताओ। वह आज़ाद होना चाहती थी, वह खेलना चाहती थी, वह पराधीनता से परेशान थी। कठपुतली इसलिए गुस्से से उबल पड़ी, आप बताओ मुझे। इसमें जो आंसर होगा ना दोस्तों, वो थर्ड होगा। वह पराधीनता से परेशान थी, वो गुलामी से परेशान थी, इसलिए वो गुस्से से उबल पड़ी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, पावों को छोड़ देने का अर्थ क्या होता है? बताओ। सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना, या पैरों से सहारा हटा देना। बताओ। पैरों को छोड़ देने का अर्थ है यहाँ पर स्वतंत्र कर देना। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आइए हम कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कहते हैं जो है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसका बहुत ही शॉर्ट में आंसर दिया हो, वेरी शॉर्ट। ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में इनका उत्तर दिया गया हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, कठपुतली को धागे में क्यों बांधा जाता है? तो यहाँ पे आंसर आप सबको पता है। कठपुतली को धागे से इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सके। तो एक शॉर्ट आंसर हुआ कि नहीं? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, कठपुतलियाँ किसका प्रतीक है? तो कठपुतलियाँ आम आदमी का प्रतीक है। कठपुतलियों के जरिए लेखक जो आम आदमी को बताना चाहता है कि वह भी अपनी मर्जी से जीवन जी सके, अपने अधिकारों को जान सके। मैंने आपको जब कविता हमने ख़त्म की थी तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं लेखक इसके, ये कठपुतलियों की जो उन्होंने कविता लिखी है ये आम आदमी के लिए लिखी है। ये जो कठपुतलियाँ है ना,
जो इशारों पर नाच रही है, ये आम आदमी का प्रतीक है। तो लेखक यही चाहता है कि लोग अपने अधिकारों को जाने और अपनी मर्जी से जीवन जी सके, दूसरों पर आश्रित ना रहे। समझे? अब कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो यहाँ पे देखते हैं, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि आज़ादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पराधीनता व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक रूप से लाचार कर देती है। अतः स्वतंत्र होने और उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, भले ही ये कठिन क्यों ना हो। तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि लेखक कहता है कि जो कठपुतली के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि आज़ादी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान लो भाई, आप जो है किसी के यहाँ पे जो है कि आश्रित हो, यानी किसी के पराधीन हो, किसी के गुलाम हो, है, उसी के सारे रहते हो, तो आपको आज़ादी वहाँ कहाँ मिलेगी? आप तो भाई वो जो कहेगा कि जा मेरे लिए चाय बना कर के ला, आप चाय बना के लाओगे। वो कहेगा कि आज तुम्हें जल्दी नहीं सोना है, तो तुम जल्दी नहीं सोएगे। वो कहेगा कि ये तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। तो ये गुलामी ही तो है। इसलिए तो लेखक कह रहा है कि आज़ादी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे पास आज़ादी हो तो। ठीक है। अब दूसरा लेखक ये बता रहा है कि पराधीनता क्या क्या कर सकती है, यानी गुलामी से क्या क्या हो सकता है। एक व्यक्ति से गुलामी पर क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं? आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब कि अ, उसके पास जो है कि धन के रूप से वो जो है कि लाचार हो सकता है। मानसिक रूप से मतलब आप किसी के यहाँ गुलाम रहोगे, पराधीन रहोगे, आश्रित रहोगे, तो आपकी मानसिकता भी छोटी होती जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, और आप अपने अधिकारों के लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। तीसरा, सामाजिक रूप से आप लाचार हो जाओगे। आप किसी के यहाँ पराधीन रहोगे तो आपके विचार विमर्श पर कभी कोई ध्यान नहीं देगा, आपको सब तुच्छ समझेंगे, निम्न समझेंगे। आपकी सामाजिकता, आप समाज में आपका कोई स्थान नहीं रह जाएगा जब आप किसी के पराधीन होंगे तो। चौथा, बौद्धिक रूप से, जब व्यक्ति कोई पराधीन होता है, किसी पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, तो उसकी बौद्धिक क्षमता भी बहुत निम्न हो जाती है। समझ रहे हो ना? उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है ना, एकदम खत्म हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति समाज में भाग भी नहीं ले सकता, लोग उसे धुतकार देते हैं। यह सब होता है पराधीनता से। अतः जो कवि ने स्वतंत्र होने और उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी समझा है आम आदमी के लिए, भले ही आम आदमी के लिए कठिन ही क्यों ना हो। ठीक है। अब आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अब मैंने आपको बताया अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट। अब लघु उत्तरीय क्या होता है? यानी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में हम छोटे आंसर देखते थे, अब जो है कि बहुत छोटे आंसर देखते थे। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय में हम थोड़े शॉर्ट यानी कि उससे थोड़े बड़े आंसर देखेंगे। जैसे कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है, तो यहाँ बड़े आंसर में देखो क्या लिखा है। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों से बंधन में बांध कर रखा गया है। ठीक है, वह इसे बंधन से तंग आ गई थी, वह आज़ाद होना चाहती थी, वह अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, पहली कठपुतली दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? उसकी बात जो है दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी पहली कठपुतली की? तो यहाँ पे देखो कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को अच्छी इसलिए लगी क्योंकि परतंत्र रहना किसी को भी पसंद नहीं। सभी स्वतंत्र आज़ाद रहना चाहते हैं, सभी अपने अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली के धागे में बंधे रहना और दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं था, इसलिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। ठीक है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन का एक उदाहरण एग्जाम्पल है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपके विचार में किस कठपुतली ने विद्रोह किया? सबसे छोटी उत्तर है, सबसे छोटी कठपुतली ने विरोध किया होगा, क्योंकि नई पीढ़ी ही सदैव बदलाव के लिए प्रयास करती है। समझे? इसी भावना से प्रेरित होकर उसने अपने बंधन को तोड़ना, स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया होगा। ठीक है, अपने आप तोड़कर स्वावलंबी मतलब होता है आत्मनिर्भर।
खुद पर निर्भर होने का प्रयास किया होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है कि यही क्यों कहा गया कि सबसे छोटी ही कठपुतली जो है कि उसने विरोध किया होगा। हाँ, तो यहाँ पे सबसे छोटी में आप खुद ही देखते होंगे कि आप अपने घर में सबसे छोटे हैं। तो आप देखते होंगे कि मम्मी पापा आपको कहते होंगे कि बेटा जो है कि आप ये मत करो, हाँ आप वो मत करो, आप यहाँ खेलने मत जाओ, वहाँ खेलने मत जाओ। तो आप जो है कि उनके इस जो है कि प्रश्न पे उनसे ये पूछते हो कि क्यों पापा हम वहाँ क्यों नहीं खेलने जा सकते, तो आपके मम्मी पापा कहेंगे कि वो गंदे बच्चे हैं। तो आप अपने मम्मी पापा की सोच में बदलाव लाओगे कि नहीं पापा, सभी बच्चे अच्छे होते हैं, कोई अगर बुरा होता भी है तो हम उसे अपनी अच्छाई के माध्यम से बदल सकते हैं। अगर चारों ओर अंधेरा है तो एक दिया जला के उस कमरे को रोशन किया जा सकता है। कीचड़ है तो उसके अंदर कमल भी खिलता है, और कमल के खिलने से कीचड़ की शोभा बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना? यानी कि इसीलिए जो है कि छोटा एक जो होता है ना घर में सबसे, वही ये जो नई पीढ़ी होती है वो सदैव बदलाव करने का प्रयास करती है। समझ रहे हो? अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय का मतलब होता है कि लंबे प्रश्न और लंबे उनके उत्तर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है कि आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए। ठीक है, अब आपको भाई आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आज़ादी के साथ आने वाली कुछ जिम्मेदारियां भी तो होती हैं, उनका भी तो एहसास होना चाहिए। अब आप ही को आज़ादी मिल जाए, मानो कि सपोज़ आपको आज़ादी मिल रखी है, अब आप जाओ, है आपका मन किया कि हाँ भाई हम आज आग जलाएंगे, तो आप क्या करोगे कि आपने एक लकड़ी जला दी। उस लकड़ी को जलाने के बाद आपने सोचा कि ये सामने जंगल है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत टाइम ये जंगल ही जला दो। तो ऐसा करना तो गलत होगा, क्योंकि हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, इससे और लोगों को भी परेशानी होगी। तो इसीलिए आज़ादी के साथ थोड़ी जिम्मेदारियां भी आती है दोस्तों। ठीक है, मेरे घर के बगल से दोस्तों अभी इस वक्त ट्रेन गुजर रही है, तो उससे थोड़ी सी जो है कि मेरी आवाज़ जो है आपको थोड़ी कम सुनाई देगी, लेकिन मैं तेज़ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्र होना तो भाई सबको अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सभी लोग कम ही उपयोग कर पाते हैं। मान लो आप स्वतंत्र हो, ठीक है, अब कोई समाज में भाई बुराई चल रही है, जैसे पहले चला करती थी सती प्रथा, पति मर जाए तो पत्नी भी मर जाए, पत्नी को भी साथ में उसके साथ जला दिया जाता था। हाँ, तो भाई आप स्वतंत्र होते हुए भी अगर आपके सामने चल रही किसी बड़ी कमी या किसी बड़ी कुप्रथा को अगर आप रोक नहीं पा रहे, तो वो स्वतंत्रता का आप आपको कोई उपयोग नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता मेरे ख्याल से उस चिमटे से भी उसे छूना हम पसंद नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो ये स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता ये नहीं कि हमें मिल गई और हम जो है कि बाहर जाके खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और इसके अलावा स्वतंत्रता कुछ है ही नहीं। स्वतंत्रता ये भी है कि हमें अपने समाज में बदलाव करने चाहिए। अगर वो गलत है तो गलत को गलत बोलना चाहिए, सही है तो सही को सही बोलना चाहिए। समझे? आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कठपुतली आज़ाद तो हो गई, अब आज़ाद होने के बाद भाई वो खाएगी क्या, पिएगी क्या, रहेगी क्या, जीवन यापन कैसे करेगी, इसके लिए भाई आत्मनिर्भर उसको बनना पड़ेगा, पैसा रुपये कमाना पड़ेगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता, अतः आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपनी ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए मूल्यपरक प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मूल्यपरक प्रश्नों का मतलब ये होता है कि ये काफ़ी वैल्यूएबल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएबल क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, यानी इनका महत्व है। क्या आपको दूसरों के इशारे पर काम करना अच्छा लगता है?
इसका तर्क संगत उत्तर दीजिए। तर्क संगत मतलब कि एक जो है ना कि एक सही उत्तर दीजिए। मतलब कि आप कह सकते हो कि तर्क संगत का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपने किसी क्या कहते हैं, आपसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको दूसरे के इशारों पर काम करना अच्छा लगता है। हाँ, तो आप उसका तर्क संगत उत्तर कैसे दोगे? हम अब इस उत्तर में देखते हैं, जैसे मैंने दिया है कि हमें दूसरों के इशारों पर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, इससे हमारी आज़ादी का हनन होता है, साथ ही प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति के विचारों के विपरीत होता है। ठीक है, मतलब कि गुलामी जो है ना, स्वाभिमानी व्यक्ति जो है ना उसे स्वीकार नहीं करते, ये उनके विचारों के विपरीत होता है, उल्टा होता है। अतः स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी शर्तों पर स्वतंत्र जीना पसंद पसंद करते हैं। अतः हमें दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये जो है कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, कविता पढ़ ली, इसके मुख्य तथ्य जान लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जो है कि अब पढ़ने में परेशानी होगी। अरे सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पढ़ने में अब आसानी होगी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप इनको पढ़ के जाओगे। जो मैंने पढ़ाया है अपने खुद के, जो है कि पढ़ करके अपने खुद के इच्छा से आप प्रश्न लिखोगे ना, जो आपने सीखा है, तो इससे आपका बहुत समझने में आसानी होगी। और जो है कि आप एग्ज़ाम तो देखो हर कोई पास हो ही जाता है, लेकिन वही रटे रटाए क्वेश्चन और उत्तर पढ़ने से कुछ नहीं होता। अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए, जो आपने पढ़ा है उसको समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।